नमस्कार। पत्रकारिता और मीडिया इंडस्ट्री के चाल चरित्र को परखने के कार्यक्रम मीडिया वॉच में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुकेश कुमार। दोस्तों, मीडिया को कंट्रोल करने की सरकार की साजिशों का फिर से पर्दाफाश हुआ है। क्या है ये साजिश और लोकतंत्र के लिए ये कितनी घातक है, मीडिया वॉच में आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा टीका लगवाए जाने पर हमारा केंचुआ मीडिया, हमारा गोदी मीडिया इतना खुश क्यों हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं आज का मीडिया वॉच। दोस्तों, अब तो ये कोई छिपी बात रह नहीं गई है कि ये सरकार, मोदी की सरकार, मीडिया को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हथकंडे आजमा रही है, किस किस तरीके से वो मीडिया की मुश्कें कसने की कोशिश कर रही है। एक के बाद एक पर्दाफाश हो रहा है उसकी नीयत का, उसकी जो डिजिटल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए कर रही है, जो विपक्षी पत्रकार हैं उनको दबाने, उनको डराने के लिए काम कर रही है। तो ये तमाम चीजें हमारे सामने एक एक करके आ रही हैं। और अब एक और नई चीज सामने आ गई है जो ये बताती है कि दरअसल मोदी सरकार का मीडिया के बारे में और लोकतंत्र के बारे में क्या रवैया है, क्या सोच है और वो किस तरह से इनको नेस्तनाबूद करने के लिए काम कर रही है। हाल में कारवां नाम की एक पत्रिका है, उसने एक रिपोर्ट छापी है जिसमें यह बताया गया है कि केंद्र सरकार ने 9 मंत्रियों का एक समूह बनाया था और उस समूह ने अपनी एक रिपोर्ट दी है कैबिनेट सेक्रेटरीट को, जिसमें कई तरह की सिफारिशें की गई हैं। और उन सिफारिशों का उद्देश्य ये है कि किस तरह से मीडिया में सरकार के नरेटिव को कंट्रोल किया जाए, सरकार के नरेटिव को स्थापित किया जाए, प्रतिष्ठित किया जाए और कैसे विरोधी विचारों को नेस्तनाबूद किया जाए, उनको दरकिनार किया जाए। तो तकरीबन 10 ऐसी रिकमेंडेशंस उसमें दी गई हैं। लेकिन ये एक अजीबोगरीब स्थिति है कि केंद्र सरकार के मंत्री मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इस तरह के उपाय सुझा रहे हैं और वो भी इस तरह की पूरी एक एक्सरसाइज जो की गई है इन उपायों को तैयार करने के लिए, इन सिफारिशों को तैयार करने के लिए, वो भी अपने आप में एक विवादास्पद कदम है और वो निश्चित रूप से इस सरकार की मंशा को जाहिर करता है। सबसे पहले ये तो बता दें कि ये कमेटी 2020 में जून में बनाई गई थी और 2020 को अगर आप याद करेंगे तो आपको याद आएगा कि उस समय गलवान घाटी में हमारे सैनिकों की हत्या की थी चीन ने। जो सीमा विवाद है वो चरम पर था और केंद्र सरकार डिफेंसिव मोड में थी, वो कुछ बोल नहीं रही थी। हाँ, ये जानते हुए भी कि सब दुनिया जानती है कि चीन ने हमारी जमीन पर कंट्रोल कर लिया है। उसके अलावा कोरोना की वजह से भी सरकार डिफेंसिव थी, क्योंकि लॉकडाउन के बाद लाखों मजदूर देश में इधर से उधर हुए थे और उनकी वजह से भी सरकार की छीछा लेदर हो रही थी। उसके पहले सीए विरोधी आंदोलन ने सरकार को डिफेंसिव मोड में ला दिया था। तो ये तमाम पृष्ठभूमि थी जिसमें ये सरकार मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, मीडिया के नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए हर कुछ कदम उठाने के लिए उद्यत थी। वो किसी भी तरह से चाहती थी कि इसे रोका जाए। और 2019 का चुनाव जीतने के बाद तो हम जानते हैं कि मोदी सरकार का रवैया और भी निरंकुश और तानाशाही पूर्ण हो गया है। तो ये एक हिटलरी अंदाज में सरकार चलना शुरू हो गई और ये कमेटी को भी आप इसी तरह से माने जिस तरह से हिटलर ने गोएबल्स के नेतृत्व में मीडिया को कंट्रोल करने के लिए, नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए अभियान चलाया था। ठीक उसी अंदाज में ऐसा लगता है कि ये कमेटी भी उस तरह से काम कर रही थी। तो इसने क्या किया है? इसने किया ये है कि तकरीबन 1 दर्जन पत्रकारों से बातचीत की है और ये बातचीत भी विवादास्पद है। दरअसल बातचीत इसलिए विवादास्पद हो गई है क्योंकि इस मीटिंग में जिन पत्रकारों को बुलाया गया था उन्हें ये बताया नहीं गया था कि इसका एजेंडा ये है। उन्हें तो ये कहा गया था कि जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर उनको ब्रीफ करेंगे गलवान घाटी से संबंधित जो भी चल रहा है सरकार में उसके बारे में, लेकिन जयशंकर आए ही नहीं। और जो मंत्री उपलब्ध जो उस मीटिंग में थे, 2 मंत्री थे, मुख्तार अब्बास नकवी और किरण रिजिजू, इन दोनों ने पत्रकारों से अनौपचारिक तौर पर बात की। ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत थी लेकिन उसको ऑन रिकॉर्ड ले आई ये सरकार
और उसको अपनी रिकमेंडेशन में बाकायदा उसका जिक्र करते हुए उसने ये सौंपी। इस मीटिंग में जो पत्रकार शामिल थे, मैं उनको नाम बता देता हूं। इसमें आलोक मेहता शामिल थे, जयंत घोषाल, शिशिर गुप्ता, प्रफुल्ल केतकर, महुआ चैटर्जी, निस्तुला हैबर, अमिताभ सिन्हा, आशुतोष झा, राम नारायण, रवीश तिवारी, हिमांशु मिश्रा और रविंद्र। इन पत्रकारों के अलावा स्मृति ईरानी और प्रकाश जावड़ेकर ने 2 टेली कॉन्फ्रेंस भी की थी कई मीडिया पर्सनालिटी से बातचीत करने के लिए, और उनमें कई और लोग भी थे जिनके नाम आ चुके हैं मीडिया में, और ये माना जा रहा है कि उनसे भी इनपुट लिए गए थे इस रिपोर्ट में। अब एक सरकार ने ये एक्सरसाइज की अपने नैरेटिव को स्थापित करने के लिए। अब इन जो पत्रकारों के हवाले से जो बातें कही गई हैं उससे ये पत्रकार परेशान हैं, क्योंकि कुछ का कहना है कि उन्होंने तो ऐसा कहा ही नहीं था, और कुछ का कहना है कि उन्होंने जो कुछ कहा है दरअसल वो ऑफ द रिकॉर्ड था, अनौपचारिक था। क्या कहा है ये भी थोड़ा सा जान लीजिए। एक तो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 75% जो मीडिया में काम करने वाले पत्रकार हैं वो मानते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो लीडरशिप है वो बहुत दुरुस्त है, और बिल्कुल, और पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उसके साथ ये 75% पत्रकार हैं। एक तो ये था। दूसरा है कि सरकार और मीडिया के बीच में डिफरेंस बढ़ते जा रहे हैं और इसको कंट्रोल करने की जरूरत है, इसको ध्यान में रखने की जरूरत है। कुछ ने ये सजेशन दिए कि फॉरेन मीडिया से सरकार बात ना करे क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव होता है, इससे नुकसान होता है। इसी तरह से एक जर्नलिस्ट का हवाला दिया गया है, नितिन गोखले हैं, रक्षा मामलों के जानकार हैं, कभी एनडीटीवी में जुड़े थे, अब उनका अपना पोर्टल है, और माना जाता है कि वो दक्षिणपंथी रुझान के हैं। उनके हवाले से कहा गया कि पत्रकारों की कोडिंग की जाए, यानी जो पत्रकार विरोधी हैं उनकी ब्लैक कोडिंग कर दी जाए, जो समर्थक हैं उनको ग्रीन में रखा जाए, और जो फेंस में है बीच में उनको रेड में रखा जाए। तो ये पत्रकारों की कोडिंग यानी चिन्हित करना अपने आप में ये बताता है कि किस तरह से सरकार पूरी पत्रकार बिरादरी को बांटने और उनको बांटकर अपनी नीतियां गढ़ने के लिए उद्यत है, तैयार है और काम कर रही है। कई पत्रकारों ने इस पूरे बातचीत को गलत बताया है, इसका विरोध भी किया है। जो लोग खासतौर से इसमें शामिल थे, क्योंकि उन्हें ये अटपटा लग रहा है, उनकी जो पूरी छवि है उसको नष्ट भ्रष्ट करने की, इसमें अगर इस कंटेंट के साथ वो जुड़ते हैं तो जाहिर है कि उनकी छवि खराब होती है। जयंत घोषाल ने भी इसका विरोध किया है और नितिन गोखले ने भी विरोध किया है। हो सकता है कि अनौपचारिक बातचीत में हम बहुत सारी चीजें ऐसी कहते हैं जो कि आमतौर पर हम उस पर भरोसा भी नहीं करते हैं। मंत्री है, मंत्री के सामने कुछ बोलना है, बोल दिया, लेकिन ये चीज सार्वजनिक कर दी जाएगी इसका एहसास इन लोगों को नहीं था कि ये इसे रिकॉर्ड में लाया जाएगा। एक जो सिफारिश कमेटी कर रही है, बनाएगी, कराएगी, उसका हिस्सा बना दिया जाएगा। तो ये एक पत्रकारों में बेचैनी है जो इसमें शामिल हुए थे, खासतौर पर इसलिए भी कि इस एजेंडे के साथ तो वो मीटिंग की ही नहीं गई थी। तो अब इसका विरोध हो रहा है, लेकिन ये विरोध और ये बाकी चीजें अपनी जगह है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा क्या थी, सरकार मंशा क्या है और वो क्या करना चाहती है। वो क्या पूरे पत्रकार बिरादरी को इस तरह से बांट कर टारगेट करके काम करेगी, अपने नैरेटिव को स्थापित करने के लिए एक अलोकतांत्रिक ढंग से काम करेगी, क्योंकि ये तो लोकतंत्र का तरीका है नहीं। सरकार को आजादी है कि वो अपने सरकार के कामकाज को प्रचारित प्रसारित करने के लिए मीडिया का इस्तेमाल करें, लेकिन पत्रकारों को बांटकर, पत्रकारों को ये मेरे पक्ष के पत्रकार हैं, ये विरोधी पक्ष हैं, और उस तरह से विभाजित करके पूरे मीडिया को देखे और फिर अपनी बातों को स्थापित करने की कोशिश करें, ये एक बहुत ही अलोकतांत्रिक बल्कि लोकतंत्र विरोधी कदम है और इसका विरोध किया जाना चाहिए। ये एक तरह का कहना चाहिए हिटलरी तो है ही, आप इसको मैकार्थीवाद से भी जोड़ सकते हैं, जो 1947 से 1957-58 के बीच में जो ट्रूमैन की सरकार थी उसमें मैकार्थी ने एक पूरी आइडियोलॉजी चलाई थी जिसकी वजह से जो भी विरोधी होते थे, चाहे वो पत्रकार हों, बुद्धिजीवी हों, कम्युनिस्ट हों, उन सबको कैसे परेशान किया जाए, कैसे उनको उनकी जो विचारधारा है उसको दबाने की कोशिश की जाए। तो ये लोकतंत्र तो विभिन्न विचारों के फलने फूलने का मंच होता है, उसको इस तरह से दबाया नहीं जाना चाहिए।
दोस्तों, हमारा मीडिया लगातार ऐसे अवसरों की तलाश में रहता है कि जब प्रधानमंत्री मोदी के गुणगान किए जाए, उनका महिमा मंडन किया जाए, उनकी सरकार की तारीफ की जाए और चाटुकारिता की तमाम हदें लांघते हुए वो ऐसा करता है। वो इसके भी मौके ढूंढता रहता है कि कब विपक्षी दलों को निशाने पर लिया जाए, उनको नीचा दिखाया जाए और उनसे सवाल पूछे जाए। तो ये एक पूरा मीडिया का चरित्र बन गया है और हमें ये मीडिया का चरित्र इस बार उस समय देखने को मिला जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एम्स में जाकर कोरोना का टीका लगवाया, कोवैक्सीन लगवाई। अब देखिए कि ये एक तरह की चुनावी इवेंट बनाने की कोशिश की थी नरेंद्र मोदी ने, इसको प्रचारित करने की कोशिश की थी, असमिया गमछा डालकर, साउथ की नर्स से लगाकर और तमाम तरह के कि ये जो जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उनको एक संदेश दिया जाए। तो वो इसका चुनावी इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमारे केंचुआ मीडिया को तो उनके एजेंडे के साथ चलना है, इसलिए वो उनके साथ चला और उसने ये प्रश्न खड़ा करना शुरू कर दिया। पहले तो तारीफ की कि प्रधानमंत्री मोदी ने टीका लगवा दिया कोवैक्सीन का। ये नहीं बोला कि जब 1 करोड़ लोगों को टीके लग चुके हैं तो उसके बाद क्यों लगवाया। पहले तो सबसे पहले तो टीका प्रधानमंत्री को लगवाना चाहिए अगर उन्हें इतना भरोसा था टीकों पर और उनकी सरकार लगातार उनका खासतौर से कोवैक्सीन को लेकर बहुत सारे सवाल उठे, वैज्ञानिक बिरादरी ने उठाए, तब भी उनकी सरकार डटी रही कि नहीं बिल्कुल ठीक है। तो प्रधानमंत्री अगर शुरू में ही लगवा लेते तो इतने प्रश्न भी नहीं खड़े होते। आप देखिए कि स्पुतनिक जब रूस ने बनाया स्पुतनिक टीका तो वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले अपनी बेटी को टीका लगवाया। तो इसका एक संदेश गया कि जब प्रधानमंत्री अपने बच्चों को टीका लगवा सकते हैं तो ये सेफ है और जाहिर है उसका लाभ भी मिला, उसकी विश्वसनीयता भी बनी। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री इंतजार करते रहे कि इन टीकों का नतीजा आ जाए, देखें वो कितना असर करते हैं या उनसे किसी को नुकसान तो नहीं हो रहा है, और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गए तब उन्होंने ये टीका लगवाया। तो हमारे केंचुआ मीडिया ने ये सारे प्रश्न नहीं उठाए, उसने तारीफ करनी शुरू कर दी और फिर विपक्षी दलों और प्रधानमंत्री के आलोचकों पर हमला शुरू कर दिया कि आप लोग तो प्रधानमंत्री पर संदेह करते थे कि वो टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं, टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं, टीका क्यों नहीं लगवा रहे हैं। अब देखिए उन्होंने टीका लगवा लिया, अब क्या कहेंगे आप। तो ये नहीं देख रहे हैं कि कितनी बाद में टीका लगवाया और किस तरह से टीका लगवाया और किस तरह से उसको प्रचार की एक इवेंट बना दिया। दूसरी बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले ही रामदेव ने एक कोरोनिल दवा लॉन्च की थी कोरोना के दवाई के रूप में और उसको प्रचारित करने की कोशिश की थी और उसमें केंद्र के 2 मंत्री भी उस इवेंट में शामिल हुए थे। सब जानते हैं कि रामदेव की दवा कारगर नहीं है, वो झूठी दवा है, उसके लिए उस तरह के प्रयोग नहीं हुए हैं, ना ही WHO का उसको सर्टिफिकेट मिला है जिसका दावा किया गया था। तो सारे दावों की पोल खुल चुकी थी। इसके बाद भी सरकार ने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और रामदेव अपनी दवा बेच रहे हैं और उनके भक्त खरीदकर उसका सेवन कर रहे हैं। तो ये तो एक पक्ष हुआ। लेकिन अगर सवाल ये उठता है कि रामदेव की दवा पर सरकार को भरोसा है, उन मंत्रियों को भरोसा है, तो वो मंत्री और वो सरकार रामदेव की दवा क्यों नहीं ले रहे थे, टीके क्यों लगवा रहे थे, कोवैक्सीन, कोविशील्ड और दूसरे टीके क्यों लगवा रहे हैं। वो रामदेव की दवा लेकर, और चूंकि ये सरकार मानती है कि आयुर्वेद में सब कुछ है, आयुर्वेद हर मर्ज का इलाज कर सकता है, तो कोरोना का भी इलाज कर सकता है और कोरोना की दवा लेकर रामदेव आ ही गए हैं। तो फिर उस दवा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री, उनके कैबिनेट मंत्री और बीजेपी के तमाम नेताओं, सांसदों, विधायकों ने क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं कर रहे हैं। वो कोवैक्सीन क्यों लगवा रहे हैं, वो कोविशील्ड क्यों लगवा रहे हैं। और अगर ये दवा भरोसेमंद नहीं है रामदेव की, तो फिर उसको बिकने क्यों दे रहे हैं, उसके प्रचार प्रसार में अपना सहयोग क्यों दे रहे हैं। तो ये प्रश्न है, ये जो मीडिया को, चाटुकार मीडिया को उठाने चाहिए थे, लेकिन उसने ऐसा करने से मना कर दिया। उसने इस तरफ से आंखें मूंद ली, क्योंकि ये अगर प्रश्न उठाएगा तो उसके लिए दिक्कत खड़ी हो सकती है, बल्कि ऐसे प्रश्न को दबा देने से उसको फायदा है। हम देख ही चुके हैं कि जो भी इस तरह की कोई प्रश्न उठाए जाते हैं, जो चाहे चैनल हो चाहे अखबार, उनके खिलाफ सरकार टूट पड़ती है, पत्रकारों के खिलाफ सरकार कार्रवाई करने लगती है। इसलिए एक भय और आतंक का माहौल तो मीडिया में है, लेकिन एक किस्म की चाटुकारिता भी भरी पड़ी है पत्रकारों में, जो ऐसे अवसरों पर बाहर निकलकर गंदे नाले की तरह बहने लगती है। और ये हमने इस इवेंट में भी देखा, आगे भी हमें ये मौके
हमारा केंचुआ मीडिया देता रहेगा। तो दोस्तों ये था आज का मीडिया वॉच, और उम्मीद है कि आपने इसे पसंद किया होगा। आप इन रिपोर्टों के बारे में अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे और इस वीडियो को लाइक करेंगे और बड़े पैमाने पर शेयर भी करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने डीबी लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे फौरन कर लीजिए। और अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।